Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear students. Welcome to Sky Classes, and we are here with the much awaited lecture series named ORCC Online Revision Capsule Course. ये बेटा वो लेक्चर सीरीज है जिसका स्काई क्लासेस ने आपसे प्रॉमिस किया था। कुछ दिन पहले हमने अनाउंस किया था आपके लिए हम लाएंगे ORCC ऑनलाइन रिवीजन कैप्सूल कोर्स। ये उन बच्चों के लिए है जो अभी घर में बैठे हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं बोर्ड्स के लिए। इस वक्त क्या हो गया बेटा, इस साल एक बहुत बड़ा मसला ये हो गया कि हमारे जो सेशंस है, जो एनुअल एग्जाम्स है, वो चेंज हो गए फ्रॉम अक्टूबर सेशन टू मार्च सेशन। तो बहुत सारे बच्चे जैसे आप तजब्जुब के शिकार हो गए, कन्फ्यूजन के शिकार हो गए, डिस्ट्रैक्शंस के शिकार हो गए। तो स्काई क्लासेस जो हैं वी आर विद यू, वी अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, आपके जहन में क्या चल रहा है। तो स्काई क्लासेस ने इस चीज़ को काउंटर करने के लिए अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़े हो गए एंड वी आर हियर विद द मच अवेटेड लेक्चर सीरीज जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंप्रहेंसिव क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड्स एंड जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड एज वेल एज आपको बेटा दिया जाएगा स्टडी मटेरियल और वो भी आपको फ्री मिल जाएगा स्टडी मटेरियल, ठीक, स्काई क्लासेस में। तो आई एम इरशाद सर एंड आई एम बॉटनी फैकल्टी एट स्काई क्लासेस राजबाग एंड Parepura. ठीक, here is my introduction and we can start without wasting any time, and this time I will be starting the first lecture of your botany for class 11th. ठीक, पहले बेटा एक जनरल ओवरव्यू आपके सिलेबस का बेटा दे रहे हैं। ठीक, आपके सिलेबस का जनरल ओवरव्यू दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे बेटा आपके सिलेबस का जनरल ओवरव्यू। ठीक, ये आपका सिलेबस बेटा इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। 11th क्लास की बॉटनी का सिलेबस। ठीक, पहला जो चैप्टर बॉटनी में है दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। ठीक, दूसरा चैप्टर जो है आपके स्क्रीन पे इस टाइम मैंने दे दिया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके बाद बेटा हो गया आपका प्लांट किंगडम। इसके बाद हो गया मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक, इसके बाद बेटा हो गया एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके बाद हो गया ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है बेटा, और इसके बाद हो गया मिनरल न्यूट्रिशन। इसके बाद हो गया बेटा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। इसके बाद हो गया रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इसके बाद 10th हो गया प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 10 चैप्टर्स है आपके बॉटनी में। ठीक, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। हम 10 चैप्टर्स को एक महीने में कंप्लीटली और पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे और इन 10 चैप्टर्स में पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड रिलेटेड जो है आपके साथ बेटा डिस्कस किए जाएंगे। आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। आपको बस क्या करना है, इधर उधर नहीं जाना है। आप उधर सब चीज़ों को बाय बाय कर लीजिए और इधर स्काई क्लासेस के साथ जुड़ते रहिए। आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द 9th चैप्टर नंबर 9 दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आपके जहन में चल रहा होगा इरशाद सर ने 8 चैप्टर्स को स्किप करके 9वें पे छलांग क्यों मार ली। सिंपल आंसर है। ठीक, मैं सबसे पहले इसमें 2 रीजंस हैं व्हाई आई एम स्टार्टिंग विद द फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट्स, व्हाई नॉट फ्रॉम द बेसिक बॉटनी। ठीक, इसमें एक मसला ये है कि बहुत सारे बच्चों ने बेसिक बॉटनी अपने स्कूल्स में पढ़ी होती है, अपने टीचर्स के पास पढ़ी होती हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो पूरी तरह से नहीं टिक पाते हैं साल भर। फिर आखिर में एहसास होता है कि हमने बीच में क्यों छोड़ दिया। और जो बच्चे बीच में छोड़ते हैं उनको ये लास्ट वाले फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पूरी तरह से मिस होते हैं। तो उनके लिए भी ये सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी एक रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये है कि फिजियोलॉजी जो बेटा आपकी है ये कंसेप्चुअल है। अभी पहले ये पढ़ेंगे, जहन में बैठ जाएगा। और बेसिक बॉटनी जो है वो मेमोरी बेस्ड है, उसमें आपको बिल्कुल भी कोई कंसेप्चुअल चीज़ उतनी ज़्यादा नहीं लगेगी। चाहे वो लिविंग वर्ल्ड हो, चाहे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो, प्लांट किंगडम हो, मॉर्फोलॉजी हो, एनाटॉमी हो, सारा बेसिक बॉटनी जो है बेटा ये आपका बन जाएगा मेमोरी बेस्ड। और इसको जितना हम एग्जाम के क्लोज होने से पहले डिस्कस करेंगे उतना आपको फ्रेश कंसेप्ट और उतना आपको फ्रेश जो है ना जहन में ताज़ा रहेगा और फिर आप एग्जाम में इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। आई विल बी स्टार्टिंग हियर विद रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। दिस इज चैप्टर नंबर 9 कमिंग टू द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर सिलेबस फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बेटा इधर से आपका बोर्ड पेपर जो है स्टार्ट हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ जाएगा आपके लिए। ठीक, ग्लाइकोलिसिस की पूरी जो स्टेप वाइज रिएक्शन है वो भी डिस्कस हो जाएंगे। ATPs किस तरह से बनेंगे वो भी डिस्कस हो जाएगा। हियर आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। ठीक, टर्म ग्लाइकोलिसिस जो है बेटा, टर्म ग्लाइकोलिसिस इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक वर्ड से बेटा ऑरिजिनेट हो गई। एक का नाम है ग्लाइकोस। ठीक, ग्लाइकोस जो है इट मीन्स शुगर और दूसरा वर्ड जो है दैट इज लाइसिस। लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग। सो ग्लाइकोलिसिस जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। ग्लाइकोस मीन्स शुगर एंड लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग। तो लिटरल मीनिंग क्या हो गई ग्लाइकोलिसिस की? शुगर स्प्लिटिंग। एंड शुगर क्या है? शुगर आपका फूड है जो हम खाते हैं, ये हमारी बॉडी में जाके स्प्लिट होता है, इससे एनर्जी निकलती है। वही तो रेस्पिरेशन में पढ़ना है बेटा। आगे रेस्पिरेशन में आपको पढ़ना है किस तरह से एनर्जी निकलेगी हमारे फूड से और किस तरह से ATPs बनेंगे और किस तरह से हम
एनर्जी फूड से हासिल कर सकते हैं। ठीक, ये स्कीम जो है बेटा ग्लाइकोलिसिस की इंपॉर्टेंट है। ये इट वाज वर्कड आउट बट वाज गिवन बाय 3 साइंटिस्ट्स। ठीक है बेटा, एक का नाम है गुस्ताव एम्डन, दूसरे का नाम है ऑटोमैन मेयरहॉफ और तीसरे का नाम है जे पार्नास। ठीक, 3 साइंटिस्ट ने इस स्कीम को आप डेवलप कर दिया, इस स्कीम को दे दिया बेटा। इन तीनों के नाम से इसको भी जानते हैं, इसलिए हम ग्लाइकोलिसिस को दूसरा नाम देते हैं EMP पाथवे। E स्टैंड्स फॉर एम्बडिन, M स्टैंड्स फॉर मेयरहॉफ एंड P स्टैंड्स फॉर पार्नास। इसलिए ग्लाइकोलिसिस को बेटा क्या बोलते हैं? EMP पाथवे। कभी आपके बोर्ड्स में आता है डिस्कस EMP पाथवे, ग्लाइकोलिसिस का नाम निशान नहीं होता है क्वेश्चन में, डरना नहीं है, ये ग्लाइकोलिसिस ही है। ठीक है बेटा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म्स में ग्लाइकोलिसिस जो है इट इज द ओनली प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे बेटा आगे बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। हमारे पास एनारोब्स भी होते हैं, एरोबिक भी होते हैं। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म्स वो हो गए जो रेस्पिरेशन करेंगे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, और एरोबिक ऑर्गेनिज्म्स वो हो गए जो रेस्पिरेशन करेंगे इन प्रेजेंस एडुकेट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक जो ऑर्गेनिज्म्स होती हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होती है। जो एरोबिक हो गए उनमें ग्लाइकोलिसिस से कंप्लीटली एनर्जी नहीं निकलती है। ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रब साइकिल में जाना पड़ेगा और भी बहुत सारी चीजें होंगी, वो सारा डिस्कस हो जाएगा बेटा। ग्लाइकोलिसिस जो है नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए। ग्लाइकोलिसिस जो है इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। ये सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। यहां पे जो रेस्पिरेशन हम पढ़ रहे हैं यू मस्ट बी नोइंग, ये रेस्पिरेशन जो है वी आर डिस्कसिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये हमारे पास बेटा एक सेल है, इस सेल के साइटोप्लाज्म में जो रेस्पिरेशन होगी उसको बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक, तो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होगा। ग्लाइकोलिसिस बेटा कहां होगा? ये हो जाएगा साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होगी, चाहे सेल हमारे पास एरोबिक हो या एनारोबिक हो। ठीक है बेटा, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक हो, उनमें भी ग्लाइकोलिसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होगी। ठीक, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है याद रख लीजिए, ग्लूकोज जो है इट अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन। इस पॉइंट को जहन में बिठा के रखना, इट अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्लाइकोलिसिस जो है इसमें कंप्लीट एनर्जी नहीं निकलती है, आधी एनर्जी निकलेगी। दैट इज वाई हमने पार्शियल ऑक्सीडेशन कहा। यहां पे क्या है बेटा? 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के हैं। ठीक है बेटा, इनकी हो जाए हमारे पास बनेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। हमारे पास ग्लूकोज होगा, इस ग्लूकोज से बेटा हमें बनेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आगे डिटेल में डिस्कस हो जाएगा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं ये पार्शियल ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक, प्लांट्स में जो ग्लूकोज है बेटा इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सक्रोज। ग्लूकोज कहां से डिराइव करते हैं प्लांट्स? सक्रोज से करते हैं। और सक्रोज को कहां से लाते हैं? फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट सक्रोज होता है। तो फोटोसिंथेसिस हो गई, प्लांट के लीफ में सक्रोज बन गया, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लूकोज, कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगी। ग्लाइकोलिसिस से एक मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में, और इस पूरी प्रोसेस में बेटा हमारे पास एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब कितने थोड़े से एटीपी बनेंगे वो आगे डिस्कस हो जाएगा। ठीक, सक्रोज जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज और एंड फ्रक्टोज बाय एंजाइम इन्वर्टेज। जो सक्रोज है, जो फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट बताया, वो सक्रोज जो है बेटा ये सक्रोज कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें इस सक्रोज से बेटा ग्लूकोज भी बन सकता है, और इस सक्रोज से ये कन्वर्ट किस में बेटा हो सकता है? फ्रक्टोज में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो सक्रोज जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में भी, फ्रक्टोज में भी, लेकिन कन्वर्ट करने वाला एंजाइम कौन होगा? इन्वर्टेस होगा। ठीक, दीज 2 मोनोसैकेराइड्स रेडिली एंटर द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। पहली बात याद रखना, जब ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट होगी, अभी मैं पूरी तरह से ग्लाइकोलिसिस की स्कीम को समझाऊंगा। जब ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी, हमारे पास जो सक्रोज है ये सक्रोज कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लूकोज एंड इनटू फ्रक्टोज में। लेकिन सवाल यह है इस सक्रोज को जरूरत क्यों पड़ी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट
कन्वर्ट होने की, इसको डायरेक्टली ग्लाइकोलिसिस क्यों नहीं होती है? बिकॉज सक्रोस जो है, याद रखे बेटा, सक्रोस डाइसैकेराइड होता है और हमारे पास जो ग्लूकोज है और हमारे पास जो फ्रक्टोस है, ये दोनों बेटा मोनोसैकेराइड्स हैं। तो मोनोसैकेराइड्स जो हैं, इनसे आसानी से एनर्जी निकलेगी, ग्लाइकोलिसिस हो जाएगी। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोस जो हैं, ये दोनों जो हैं, इनको ग्लाइकोलिसिस हो सकती है। हम ग्लाइकोलिसिस को हमेशा स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं, लेकिन फ्रक्टोज से भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो हैं, दे आर फॉस्फोराइलेटेड टू गिव राइज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड हेक्सोकाइनेज। तो यहां से मैं ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स पे ही डायरेक्टली आ जाता हूं, मैं एक एक करके बेटा सारा आपको समझा रहा हूं। ठीक है बेटा, चलिए इधर बेटा आ जाएंगे। ग्लाइकोलिसिस की डायग्राम आपके एनसीईआरटी की डायग्राम को इधर छाप दिया आपके लिए, ताकि कंसेप्ट जहन में रहे। इधर आपका 11th भी क्रॉस हो जाए, उधर नीट का निशाना भी आप साधेंगे यहां से। ठीक है बेटा, हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है इट इज ए 6 कार्बन कंपाउंड, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इधर लिख लिया मैंने, ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। बताओ बेटा एंजाइम कौन सा होगा? हेक्सोकाइनेस होगा। तो इधर बेटा हम लिख सकते हैं, यहां पे एंजाइम कौन सा है बेटा? एंजाइम होगा हेक्सोकाइनेस। शाबाश बेटा, तो ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट हो गया इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय एन एंजाइम कॉल्ड हेक्सोकाइनेस। हम फ्रक्टोज को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रक्टोज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ग्लूकोज से अक्सर बेशतर स्टार्ट करते हैं, तो ग्लूकोज से ही आगे बढ़ेंगे। ठीक, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। फर्क सिर्फ इतनी है, इसका मतलब है ग्लूकोज जो है इट इज ए 6 कार्बन कंपाउंड। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, चले 6 कार्बन मैंने बनाए। कार्बन नंबर 6 पे यहां पे फॉस्फेट जो है ऐड हो गया, इसको बोलेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और एंजाइम हेक्सोकाइनेस है। इसका मतलब है जो फॉस्फेट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट? डिफरेंस इतनी है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कार्बन नंबर 6 पे क्या आ गया? फॉस्फेट आ गया। ये फॉस्फोरस कहां से आ गया? ये मेरे बेटे एटीपी से निकलेगा, तो इधर एक एटीपी खारिज हो जाएगा और उससे एडीपी बनेगा, एक फॉस्फेट निकलेगा, वो ग्लूकोज के साथ कार्बन नंबर 6 पे अटैच हो जाएगा, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा। समझ में आ गई बात? ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया सीधे सीधे कि अभी हमने एटीपी बनाने थे, पहले तो एटीपी खर्च ही करने पड़े। जब भी आप कोई बिजनेस बेटा शुरू करते हैं, पहले इन्वेस्टमेंट जरूरी है, इसीलिए यहां पे एटीपी बनाने के लिए पहले एटीपी को इन्वेस्ट करना जरूरी है। ठीक, तो यहां पे एटीपी पहले ही लग गया, तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। याद रखे ग्लाइकोलिसिस जो है इट इज ए 10 स्टेप रिएक्शन। पहला स्टेप मैंने बता दिया, आगे बढ़े बेटा। द वेरियस स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर डिपिक्टेड हियर इन द पिक्चर। ठीक है बेटा, इट इज ए 10 स्टेप रिएक्शन, अभी बता रहे थे। ठीक है, और हर स्टेप किसी ना किसी एंजाइम के कंट्रोल में होता है। इधर मैंने आपको हेक्सोकाइनेस बता दिया, इधर हेक्सोकाइनेस बता दिया। आगे बढ़े बेटा, ये ATP is utilized as 2 steps। मैंने बताया पहले इन्वेस्टमेंट जरूरी है, 2 जगह पे ATP की इन्वेस्टमेंट करनी है, तब जाके हमें बहुत सारे ATP बनेंगे। हमारे पास जो बड़े ऑर्गेनिज्म्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में, यूकैरियोट्स में, एरोबिक रेस्पिरेशन में वी विल बी हैविंग 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। हमने सिर्फ 2 ATP खर्च करने हैं, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस में, और हमें जो फिर इनकम आती है और हमें जो फिर कमाई होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक, इधर देखो बेटा, 2 स्टेप्स पे एटीपी इन्वेस्ट होगा। पहला स्टेप बताया, जब ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। दूसरा बेटा इधर हो जाएगा, पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है, यहां पे ये आइसोमर्स हैं तो आइसोमेरेस एंजाइम होगा। ठीक, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है जब ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप है, ये मैं इधर तीसरा स्टेप लिख रहा हूं। पहले और तीसरे स्टेप पे जो हमारे पास एटीपी है उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ग्लूकोज फ्रक्टोज 1 6
सॉरी हाँ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब तीसरा स्टेप हो जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो इधर फिर से एक एटीपी लगेगा, उस एटीपी से एडीपी बनेगा और फिर से एक फास्फोरस निकलेगा। तो वो फास्फोरस कहाँ पे जाएगा? कार्बन नंबर 6 पे पहले ही फास्फोरस आया था। अब ये दूसरा जो फास्फोरस है ये कार्बन नंबर 1 पे जाएगा। तो ये बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अगर मैं बोलता फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट तो उसका मतलब था जब दो फास्फोरस एक ही कार्बन पे अटैच होंगे। अगर मैं ये फास्फोरस इधर बेटा अटैच कर देता तो ये डाइफॉस्फेट था या बाइफॉस्फेट था। लेकिन जब दो फास्फोरस अलग अलग दो कार्बन नंबर्स पे अटैच है इसको बिस बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया। इधर दूसरा एटीपी खर्च हो गया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट फिर कन्वर्ट हो जाएगा। फोर्थ स्टेप में ये हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड था ग्लूकोज, ये भी 6 कार्बन, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन कंपाउंड, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट भी 6 कार्बन कंपाउंड। और फिर ये टूटेगा, इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू ट्रायोसिस। ट्रायोसिस मींस 3 कार्बन कंपाउंड। एक ट्रायोस बेटा ये है फॉस्फेट, ट्रायोस फॉस्फेट एक और ट्रायोस फॉस्फेट दूसरा। एक का नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दूसरे का नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड। याद रख लीजिए फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में 6 कार्बन्स थे। जब इसके दो टुकड़े हो गए, जब ये टूट गया तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 कार्बन कंपाउंड है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3 कार्बन कंपाउंड है। समझ में आ रही है बात? ठीक, तो हमने इधर लिखा है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट स्प्लिट इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक ही बात है। ठीक, वी फाइंड देयर इज वन स्टेप वायर NAD। अच्छा ओके, वो मैं आगे बेटा बता रहा हूं नेक्स्ट स्टेप। अब देख लीजिए ये हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है, ठीक, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। याद रख लीजिए यहां पे खर्च, यहां पे बेटा ये NAD पॉजिटिव जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा NADH+H पॉजिटिव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वही मैं बता रहा हूं। देयर इज वन स्टेप वेयर NADH+H पॉजिटिव इज फॉर्म्ड फ्रॉम NAD। ये स्टेप कौन सा है? व्हेन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। वही मैं बता रहा हूं, व्हेन 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। यहां पे बेटा हमें क्या बनेगा? NADH+H पॉजिटिव। इसके बदले में लिख सकता हूं ना, ये हो गया NADH2 सिंपली, क्योंकि H+H पॉजिटिव हो गया ना, H2 NADH2। याद रख लीजिए एक NADH2 जो है इट इज वर्थ 3 ATPs। आगे इसका हिसाब भी देंगे तो इसका सीधा मतलब हो गया एक NADH2 जो बन गया हमारे पास, समझो कि 3 ATP बन गए। मैं आगे इसका हिसाब दूंगा। ठीक बेटा, 3 ATP, अभी ATPs में अब ज्यादा ना जाए, मैं वो भी क्लियर करूंगा। यहां पे बन गया NADH2। ठीक, 2 redox equivalents are removed in the form of 2 hydrogen atoms from phosphoglyceraldehyde and transferred to a molecule of NAD positive। यानी कि ये NAD पॉजिटिव था, इसको किस तरह से रिडक्शन हो गई, ये किस तरह से कन्वर्ट हो गया NADH2 में, समझने की बात है। ये NAD पॉजिटिव है, इसको जब H2 मिलेगा तब NADH2 बनाएगा। वो H2 इधर से निकल गए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, वो 2 H जो निकल गए मेरे बेटे उसको हम बोलते हैं 2 redox equivalents in the form of 2 hydrogen atoms। ये फास्ट 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से निकलते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इधर से 2 हाइड्रोजन निकले, वो NAD पॉजिटिव के साथ मिल गए, फिर जाके NAD पॉजिटिव ने NADH2 बना दिया। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। Phosphoglyceraldehyde is oxidized with inorganic phosphate to get converted into bis phosphoglyceraldehyde। अब देख लीजिए हमारे पास बेटा ये है 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड या ग्लिसरॉल्डिहाइड बताए, ग्लाइसरिक एसिड है 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। इसका मतलब है कि यहां पे 2 फॉस्फोरस हैं, यहां पे बेटा क्या था? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसमें एक ही फॉस्फेट था। फिर से समझे, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कितने फॉस्फोरस? 2 फॉस्फोरस। उन 2 फॉस्फोरस में एक रह गया किसके साथ? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ, एक रह गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के साथ। अब जब ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,3
1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में इसमें एक ही फास्फोरस होना चाहिए था, लेकिन इधर दो है। वो फास्फोरस एटीपी से नहीं निकलता है, इसलिए इधर कोई एटीपी खर्च नहीं होगा। वो फास्फोरस PO4 की शक्ल में होता है। वो यहां तो जरूरी नहीं कि जहां पे भी फास्फोरस ऐड हो उसके लिए एटीपी ही खर्च हो। जैसे ऊपर के 2 स्टेप्स में पड़ा है, यहां पे एटीपी से फास्फोरस निकला, लेकिन इस स्टेप में एटीपी से फास्फोरस नहीं निकलेगा। इस स्टेप में फास्फोरस PO4 नेगेटिव से निकलेगा। ठीक है बेटा, तो यहां पे बन गया 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। समझ में आ रही बात? ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड, 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड। ठीक है बेटा, इसका मतलब है इधर 2 फास्फोरस थे। जरा अब ध्यान रख लेना, इधर 2 फास्फोरस थे, एक कार्बन नंबर 1 पे था, एक कार्बन नंबर 3 पे था। अगर ये 3 कार्बन कंपाउंड हो गया, ये कार्बन नंबर 1 पे भी फास्फोरस था, कार्बन नंबर 3 पे भी फास्फोरस था, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड में। तो इसका मतलब है अब सिर्फ कार्बन नंबर 3 पे फास्फोरस रहेगा, कार्बन नंबर 1 का फास्फोरस चला गया। वो कहां चला गया? वो बेटा एडीपी के साथ मिल गया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें बेटा? एटीपी में। हमें पहला एटीपी कौन से स्टेप में बन गया? डायरेक्ट एटीपी। जब 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड कन्वर्ट हो गया इनटू 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड। समझ में आ रही बात? फिर 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ये 5th स्टेप हो गया इसका, ये 6th स्टेप हो गया इसका, ये 7th स्टेप हो गया इसका। ठीक, इधर देख लीजिए 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड बन गया, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 फास्फोग्लाइसरेट या 2 फास्फोग्लाइसरिक एसिड। ये आइसोमर्स है, सॉरी ये सिर्फ फास्फोरस जो है ना, फास्फोरस 3 कार्बन नंबर 3 से उठ के कार्बन नंबर 2 पे आता है, कोई बड़ा मसला नहीं है। उसके बाद बेटा ये 2 फास्फोग्लाइसरेट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फास्फोइनॉल पाइरुवेट। फास्फोइनॉल पाइरुवेट में इधर से वाटर निकलता है, फिर फास्फोइनॉल पाइरुवेट जो है ये कन्वर्ट होता है पाइरुविक एसिड में। फास्फोइनॉल पाइरुवेट पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। इधर एक और फास्फोरस निकलता है जो अभी कार्बन नंबर 3 पे था, जो फास्फोरस था। ठीक है बेटा, तो वो फास्फोरस फिर एडीपी के साथ मिलता है और बनाता है एटीपी। ठीक, और हमें बनते हैं पाइरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स, लेकिन अभी तो एक ही मेरे हिसाब से बन गया। अब दूसरा कैसे बनेगा? पहले मैं फिर से थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कराऊं। इधर से ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में 1 एटीपी खर्च, और इसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। आइसोमर्स हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, एक और एटीपी खर्च, ये टूट गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। समझ में आ रही है बात? तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में। ठीक है बेटा, और यहां पे NaDH2 बन गया। ठीक, और ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड कन्वर्ट हो गया 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड में। यहां पे एक एटीपी बना, फिर इसी तरह से प्रोसेस चली, फास्फोइनॉल पाइरुवेट कन्वर्ट हो गया पाइरुविक एसिड में, यहां पे एक और एटीपी बना। मुझे बताओ कितने एटीपी खर्च हो गए, कितने एटीपी डायरेक्टली बन गए? एक एटीपी इधर खर्च हो गया, एक एटीपी इधर खर्च हो गया। टोटल जो इन्वेस्टमेंट है बेटा, अगर मैं लिखूंगा बेटा इन्वेस्ट कितने एटीपी हो गए, हमें 2 एटीपी इन्वेस्ट होते हैं। ठीक, और हमें बेटा आउटपुट कितना आता है, हमें बाहर कितने एटीपी निकलते हैं? देख, इधर एक एटीपी बन गया, इधर एक एटीपी बन गया। कितने एटीपी बन गए? 2 एटीपी। लेकिन हम गलती करेंगे अगर इसको हम छोड़ देंगे, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये इधर है ना रिवर्सिबल है, ये फिर से कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, फिर सारे स्टेप्स इसी तरह से चलते हैं। तो इसीलिए 2 पाइरुविक एसिड बन गए। एक पाइरुविक एसिड मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बनेगा, दूसरा कब बनेगा? जब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट पहले इसमें कन्वर्ट हो जाए, फिर 2 पाइरुविक एसिड बन जाएंगे। तो इधर भी एटीपी 2 बार बनेगा, इधर भी एटीपी 2 बार बनेगा। मुझे बताओ टोटल एटीपी डायरेक्टली कितने बनेंगे ग्लाइकोलिसिस में? बेटा शाबाश बेटा बताओ, 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इन्वेस्ट कितने कर दिए? 2 कर दिए, लेकिन सिर्फ एटीपी ही नहीं बना, हमें ये भी बन गया। व्हाट इज दिस? दिस इज NaDH2। शाबाश, बता बेटा NaDH2 कितने बनेंगे? 1 नहीं बनेगा, 2 बनेंगे। ये आपको 1 दिख रहा है, लेकिन जब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन
एसीटोन फॉस्फेट, इसमें कन्वर्ट होगा, फिर दूसरी बार भी NaDH2 बनेगा, तो हम बोलेंगे 2 बार हमें बनेंगे NaDH2। याद रख लेना 4 ATP बन गए, 2 NaDH2 बन गए और 2 ATP इन्वेस्ट कर दिए। इधर तक समझ में बेटा आ रहे बात? चले बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, तो मैंने ये पूरा आपको बेटा ये समझा दिया है। पायरुविक एसिड जो है इसको बेटा बोलेंगे दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक, कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड इन दिस पाथवे फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल? मैं इधर बेटा फिर से लिख रहा हूं, इन्वेस्टमेंट कितने हो गए, हमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स लग गए। चलिए बेटा हमें क्या मिल गया, वहां से क्या निकला, हमें 4 मिल गए एटीपी मॉलिक्यूल्स। मिल गए कि नहीं मिल गए? हमें 2 मिल गए बेटा NaDH2 मॉलिक्यूल्स। मिल गए कि नहीं मिल गए? 4 ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं दे इक्वल टू ओनली 4 ATPs एंड हमारे पास जो 2 NaDH2 मॉलिक्यूल है, मैंने बताया 1 NaDH2 इज वर्थ 3 ATP मॉलिक्यूल्स, तो 2 जो हैं दे आर वर्थ 6 ATP मॉलिक्यूल्स। मुझे बताओ ग्रॉस ATP कितने बन गए बेटा ग्लाइकोलिसिस में? याद रख लेना ग्रॉस ATP कितने बन गए ग्लाइकोलिसिस में? 6 + 4 हमारे पास बन गए बेटा 10 ATP मॉलिक्यूल्स। हिसाब बराबर रख लेना, ये ग्रॉस, इसमें बेटा इन्वेस्ट कितने हो गए? इन्वेस्ट 2 ATP मॉलिक्यूल्स हो गए। हम माइनस कर सकते हैं ना 2 ATP मॉलिक्यूल्स। मुझे बताओ टोटल कितने ATP मॉलिक्यूल्स बन गए बेटा? हमें बन गए टोटल 8 ATP मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रही है बात? टोटल 8 ATP मॉलिक्यूल्स बन गए। आगे मैंने बताया जो ग्लाइकोलिसिस है दिस इज द कॉमन प्रोसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक ऑर्गेनिज्म्स, बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गन, सॉरी बिटवीन ये दिस इज कॉमन टू ऑल। जो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस है ये एरोबस में भी होगी, एनारोबस में भी होगी। ठीक, अच्छा हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स बन गए? 2। आगे इनको क्या हो जाएगा? इस पायरुविक एसिड के पास हमारे पास 2 फेट है ना बेटा। इसका फेट क्या है? इसके मुकद्दर में क्या लिखा है? व्हाट इज द फेट ऑफ मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट? दिस डिपेंड्स अपॉन द सेलुलर नीड। ठीक है बेटा, अगर हमारे पास एनारोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, ठीक है बेटा, तो इसकी हो जाएगी फर्मेंटेशन। अगर एनारोबिक नहीं हो गई, अगर हमारे पास एरोबिक हो जाएगी तो इसको बेटा आगे जाना है क्रब्स साइकिल में, और क्रब्स साइकिल के बाद इसको बेटा जाना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो इधर अलग इधर अलग सिनेरियो होगा, इधर अलग सिनेरियो होगा। पायरुविक एसिड जो है अगर इसकी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, मैं इधर बेटा दिखा रहा हूं, हमारे पास से फॉर एग्जांपल पायरुविक एसिड बन गया। ठीक, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगी, याद रखना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पायरुविक एसिड अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये इथेनॉल या लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे बेटा खारिज हो जाएंगे 2 NaDH2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, कितने खारिज हो जाएंगे? 2 NaDH2 मॉलिक्यूल्स। बताओ कितने ATP बन गए? 8 ATP टोटल बन गए है ना, टोटल 8 ATP बन गए हमारे पास। तो अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी 8 में से कितने ATP वापस लगेंगे? ठीक है बेटा 2 NaDH2, दीज आर वर्थ 6 ATP मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, तो मुझे बताओ 8 - 6 ATP कितने हो गए? ये हो गए बेटा 2 ATP मॉलिक्यूल्स। तो ग्लाइकोलिसिस में नेट ATP मॉलिक्यूल्स बेटा जो बनते हैं दोज आर ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स। नीट 2022 में अभी आया था, तो 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं ATP के, फिर से बताऊं, ग्रॉस बनते हैं 10, टोटल बनते हैं 8 और नेट बनते हैं 2 ATP मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, तो इसका जब आगे हम देखेंगे मेटाबॉलिक फेट क्या होगा, या तो फर्मेंटेशन हो जाएगी, ये हो गया बेटा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन बेटा इसका आगे हो जाएगा, या फिर इसका हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में अभी इसको क्रब्स साइकिल चलेगा, क्रब्स साइकिल के बाद बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा। ठीक, और इसमें हम देखेंगे सिर्फ, तो मुझे बताओ एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितने ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं? बस इतने ही बनते हैं ना, 2 ATP मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया ग्लाइकोलिसिस जो है इट इज द ओनली प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन एनारोब्स। तो नेट ATP मॉलिक्यूल्स जो एनारोब्स में बनते हैं दोज
आर ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स, ठीक है बेटा। एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनेंगे, वो बेटा हम आगे देखेंगे वो किस तरह से बनेंगे। चलिए बेटा आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास क्या हो गया, ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास अभी बेटा जो हमने देखा वहां पे पायरुविक एसिड जो है, मैं यहाँ पे फिर से लिख लूँ, सॉरी ग्लूकोज जो है बेटा, जो हमारे पास ग्लूकोज था, ग्लूकोज कन्वर्ट किस में हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक। तो पायरुविक एसिड जो है अगर इसको एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगी तो इसको क्रब्स साइकिल में जाना है। यहां तक आपका पहला क्वेश्चन जो बोर्ड्स का है वो मैंने कंप्लीट कर दिया, ग्लाइकोलिसिस, ठीक। मैं थोड़ा सा इधर से बेटा फिर दिखाऊं, ये पूरे ग्लाइकोलिसिस जो है इसकी स्कीम मैंने आपको बताई, ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं एक एक करके। इसके लिए बेटा सिंपल ट्रिक भी बेटा बताते हैं आपको, ठीक है बेटा। इसके लिए सिंपल ट्रिक याद रख लीजिए, ठीक, ताकि ये मेमोराइज आप कर पाए। इसमें 10 स्टेप्स हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये एक और इधर भूल गया था, 10 स्टेप्स बेटा इसमें है, ठीक। तो हम लिखेंगे एक सिंपल ट्रिक जिससे ये याद रह सकता है, ठीक। इधर बेटा याद रखेंगे आप सिंपल ट्रिक, गॉड, ये एक छोटी सी स्टोरी है, गॉड गिव्स फ्रूट जूस फॉर ग्रैंड पेरेंट्स, but parents puts Pepsi pressurely, सिंपल ट्रिक, ठीक है बेटा। सिंपल ट्रिक स्टेप्स याद रखने के लिए गॉड जो है, अल्लाह ने क्या किया, आपके पेरेंट्स को फ्रूट जूस दे दिया, लेकिन आपके पेरेंट्स को रास ना आया, उन्होंने पेप्सी रख ली सामने, ठीक है बेटा। तो गॉड जो है, गॉड का जी जो है इट स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज, गिव्स का जी जो है इट स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रूट जूस जो है इसका जो एफ है इट स्टैंड्स फॉर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है बेटा। फॉर जो है, फॉर इसका जो एफ है इट स्टैंड्स फॉर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ग्रैंड पेरेंट्स का जी जो है, ठीक है बेटा, इट स्टैंड्स फॉर ग्लिसरॉल्डिहाइड, एंड पी जो है इट स्टैंड्स फॉर फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। बी जो है, बी स्टैंड्स फॉर बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, पी जो है इट स्टैंड्स फॉर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, पी। और उसके बाद बेटा और एक पी है, पी इट स्टैंड्स फॉर फॉस्फोग्लिसरेट। फिर और एक पी है, इट स्टैंड्स फॉर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, पेप्सी का। और प्रेशरली का पी जो है इट स्टैंड्स फॉर पायरुविक एसिड। सो गॉड गिव्स फ्रूट जूसेस फॉर ग्रैंड पेरेंट्स बट पेरेंट्स पुट्स पेप्सी प्रेशरली। एक चीज भूल गई ना, यहाँ पे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, तो हमारे पास जहाँ ग्रैंड पेरेंट्स लिखा इसके सामने बेटा हम लिख सकते हैं डियर ग्रैंड पेरेंट्स, थोड़ी सी इज्जत तो करेंगे, ठीक। तो ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, डियर ग्रैंड पेरेंट्स, डी स्टैंड्स फॉर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये आपकी ट्रिक हो गई ग्लाइकोलिसिस को याद रखने के लिए। गॉड गिव्स फ्रूट जूसेस फॉर डियर ग्रैंड पेरेंट्स बट पेरेंट्स पुट्स पेप्सी प्रेशरली, ठीक। तो ये ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट। इधर अब आ जाए बेटा, जब हमारे पास पायरुविक एसिड बन गया, अब हमने इस पायरुविक एसिड को क्या करना है, इस पायरुविक एसिड से अभी 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी नहीं बने, हमारे पास 2 ही मॉलिक्यूल्स एटीपी के बने, ठीक है बेटा। तो बाकी एटीपी मॉलिक्यूल्स किस तरह से बनेंगे वो क्रब्स साइकिल में आगे देखेंगे, लेकिन क्रब्स साइकिल में पायरुविक एसिड एंटर नहीं हो सकता है, इसकी एंट्री वहां पे ब्लॉक है। इसको बेटा पहले कन्वर्ट होना है इनटू 2 कार्बन कंपाउंड। तो पायरुविक एसिड जो है इट इज ए 3 कार्बन कंपाउंड, ग्लूकोज जो है दैट वाज 6 कार्बन कंपाउंड, इसीलिए ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बन गए। एक पायरुविक एसिड में 3 कार्बन, 2 में 6 हो जाएंगे। तो पहले जो है फेट ऑफ पायरुविक एसिड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, या बेटा इसको लिंक रिएक्शन भी बोलते हैं, जो ग्लाइकोलिसिस को लिंक करेगा क्रब्स साइकिल के साथ। सिंपल एक रिएक्शन है, इसको कंप्लीट करेंगे। क्रब्स साइकिल कल मैं बेटा डिस्कस करूंगा। यहां पे जो पायरुवेट हमारे पास बन गया, जो ग्लाइकोलिटिक मेटाबॉलिज्म में बन गया, ठीक है बेटा, and after it enters mitochondrial matrix it undergoes oxidative decarboxylation by a set of reactions catalyzed by pyruvic dehydrogenase। ये देख लीजिए, ये हमारे पास बेटा एक सेल है, इस सेल में इस तरह से बेटा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बना रहा हूं, ठीक है बेटा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया,
ठीक, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें हमारे पास अभी मैंने बताया था ये बन गया पायरुविक एसिड, और ये पायरुविक एसिड कहाँ बन गया, ये साइटोप्लाज्म में बन गया, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में होगी। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये पायरुविक एसिड यहाँ से निकलेगा, इसको बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना है, ठीक है बेटा, इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाना है, वहां इसको हो जाएगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जिसको हम लिंक रिएक्शन बोल रहे हैं, जो हमें अभी पढ़नी है, ठीक, इसको क्या हो जाएगा वो हम बेटा डिस्कस करेंगे। इस रिएक्शन में क्या है, दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय पायरुविक डिहाइड्रोजनेस या पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम। रिएक्शन लिखी हुई है तो हम बेटा लिखेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास हो गया बेटा एंजाइम, वी कॉल दिस एंजाइम एज पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, ठीक है बेटा, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, ठीक। और इस एंजाइम में इस रिएक्शन में वी नीड पार्टिसिपेशन ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स आल्सो इंक्लूडिंग NAD पॉजिटिव कोएंजाइम A। अब देख लीजिए, ध्यान रख लीजिए, अटेंशन, इधर उधर कुछ नहीं, पायरुविक एसिड हमारे पास है, दिस इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, है कि नहीं, कितने मॉलिक्यूल्स इसके बने हैं बताओ, मुझे बताओ जल्दी से, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के बन गए, इसके साथ ऐड हो जाएगा कोएंजाइम A, इसके साथ ऐड हो जाएगा NAD पॉजिटिव, और हमारे पास एंजाइम जो है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, ये सारा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और यहाँ पे Mg2 पॉजिटिव की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है, ठीक, और ये कन्वर्ट करेगा पायरुविक एसिड को इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, NADH+H पॉजिटिव निकलेगा, और हमारे NADH+H पॉजिटिव निकलेगा। समझ में बेटा आ रही है बात, ठीक। तो अब देख लीजिए हमारे पास क्या क्या बन गया, हमारे पास जो एसिटाइल कोएंजाइम A बन गया, दिस एसिटाइल कोएंजाइम A इज ए 2 कार्बन कंपाउंड, ये 3 कार्बन कंपाउंड था, तो एक कार्बन जो बच गया वो हमें निकला इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पास NADH+H2 बन गया, हमारे पास क्या निकला बेटा, NADH2, NADH+H पॉजिटिव जो है इट इज NADH2, तो हमारे पास बन गया, हमारे पास निकला एक NADH2, ठीक। जब हमने एक पायरुविक एसिड से, हमने 2 पायरुविक एसिड टोटल बने हैं ना ग्लाइकोलिसिस में, तो 2 पायरुविक एसिड से हमारे पास 2 बार निकलेगा ना NADH2, समझ में आ रही बात, एक NADH2 जो है दैट इज वर्थ 3 ATP मॉलिक्यूल्स। बताओ मुझे, लिंक रिएक्शन में 2 NADH2 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, कितने ATPs बेटा इनसे बन सकते हैं, इनसे बेटा 6 ATP मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं, बिकॉज 1 NADH2 इज वर्थ 3 ATP मॉलिक्यूल्स, एंड ये 2 बार निकलता है तो हमारे पास 6 ATP मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD आर प्रोड्यूस्ड, वही तो मैंने लिखा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, इधर ले लिए पायरुविक एसिड, ठीक, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड जो हैं ये बेटा असल में बनते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से। इसमें बेटा हमें जरूरत पड़ता है ग्लूकोज का सिर्फ 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, ठीक। द एसिटाइल कोएंजाइम A देन एंटर साइक्लिक पाथवे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या उसको बेटा क्रब्स साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है बेटा, इट इज आल्सो कॉल्ड क्रब्स साइकिल। क्रब्स साइकिल दिया था किसने, ये दिया था बेटा एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम है हैंस क्रब, वो हम बेटा कल डिस्कस करेंगे। मैं फिर से ओवरव्यू दे रहा हूं लिंक रिएक्शन का। ग्लाइकोलिसिस में क्या बना, हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बने, और लिंक रिएक्शन में ये दोनों पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल ये कन्वर्ट हो गए इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A। तो असल में चेंज क्या हो गई, दिस वाज ए 3 कार्बन कंपाउंड, दिस इज ए 2 कार्बन कंपाउंड, एक कार्बन निकला इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अब जब क्रब्स साइकिल स्टार्ट हो जाएगा वो एसिटाइल कोएंजाइम A से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि क्रब्स साइकिल में डायरेक्ट एंट्री नहीं पॉसिबल है, किसकी, पायरुविक एसिड की। ये 3 कार्बन है, इसको पहले कन्वर्ट होना है 2 कार्बन कंपाउंड में, और इधर हमें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन या लिंक रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 भी मिल गए, 2000 वर्थ 6 ATP मॉलिक्यूल्स। जरा इधर तक मुझे बताओ टोटल ATP मॉलिक्यूल्स अभी कितने बन गए। चलो बेटा ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहे हैं, वहां पे टोटल 8 बन गए थे, फिर अगर एनारोबिक होगा तो 8 में से 6 खारिज हो जाएंगे, नेट तो 2 ही बचेंगे। इधर हम टोटल वाला लेंगे, उधर से 8 ATP मॉलिक्यूल्स बन गए। अब लिंक रिएक्शन देख लो बेटा, लिंक रिएक्शन अभी हमने पढ़ी,
लिंक रिएक्शन में हमारे पास कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स बन गए, 6 एटीपी मॉलिक्यूल्स बन गए। 8 + 6 कितने हो गए हमारे पास अभी तक जो एटीपी मॉलिक्यूल्स बन गए, वी हैव 14 एटीपी मॉलिक्यूल्स। ठीक, ये बेटा आप याद रखेंगे। कल के लेक्चर में इन 14 एटीपी मॉलिक्यूल्स से हम आगे बढ़ेंगे और कल के लेक्चर में ही इंशाल्लाह आपका पूरा रेस्पिरेशन का चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक, आप बस हमारे साथ बने रहिए। ठीक, कल हम फिर से हाजिर हो जाएंगे एक नए लेक्चर के साथ। हैव अ नाइस डे।